वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस मास एक्शन को किस तरीके से कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो केसी और केपी क्या होता है। केसी का मतलब ये होता है कि कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, और केपी का मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द केसी एंड केपी वैल्यू में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, आपको एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिख रहा होगा। जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो N2O4 और NO2 के बीच में है, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में देखो यहाँ पे N2O4 जो पिक्चर दिया हुआ है और N2O जो दो मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेटली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस केस में ये दो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके का इक्विलिब्रियम रिएक्शन को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं। तो हम लोग कैसे एक एक्सप्रेशन को उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे लिख सकते हैं, उसको हम लोग फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये इसका स्टेटमेंट क्या है वो पहले देख लेते हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी भी एक टेम्परेचर में द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज रेज टू द पावर corresponding stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction divided by the product of the concentration of the reactant raised to the power corresponding stoichiometric coefficient as a constant value। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो, इस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इस रिएक्टेंट में इसका जो कोएफिशिएंट है इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मींस 1, ठीक है। यहाँ पे भी ये 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। इनकेस अगर कुछ यहाँ पे वैल्यू होगा सो दैट विल बी इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of A and B, ठीक है। So in that way हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट देके A into B, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, as in this reaction जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो A to the power 1 and B to the power 1, so this is the rate of the reaction। अब यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन पे है तो हम लोग यहाँ पे F लिखेंगे। सिमिलरली अगर सी एंड डी की बात करते हैं तो सी एंड डी जो है वो ए एंड बी को बना रहा है, तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट को बना रहा है। उस केस में हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इनटू मास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पे 1 and 1 है तो यहाँ पे मैं 1 and 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास। अब एक्टिव मास का मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मैं 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेता हूं तो क्या होता है कि 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये मान लो कि कुछ कम अमाउंट जो है वो पार्टिसिपेट किया। अब मान लो कि 90 ग्राम जो है वो पार्टिसिपेट किया। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ मास दैट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में देखेंगे उसका मतलब ये है कि उतना अमाउंट ऑफ मास जो है उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर नॉन यूनिटरी। नॉन यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि 1 नहीं होगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया हुआ है A into A प्लस B into P। यहाँ पे ये एरो मार्क रिप्रेजेंट उसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन C प्लस D, ये D है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे नॉन यूनिटरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लोग लिखेंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A raised to the power its stoichiometric coefficient that is A, उसके बाद multiplied by active mass of B raised to the power its stoichiometric coefficient that is B। तो यहाँ पे देखो
मैं नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल सी मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज डी। तो अगर इस तरीके का अगर कोई भी रिएक्शन होता है या फिर वो प्रोपोर्शनलिटी होते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू a constant f represent your forward constant a to the power a into b to the power b। अब सिमिलरली इस केस में भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r b is equal to kb c to the power c and d to the power d। सो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस केस में अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ लिख देंगे तो क्या होगा, सो दैट इज के एफ ए रेज टू द पावर स्मॉल ए इनटू बी रेज टू द पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू के बी सी टू द पावर सी इनटू डी टू द पावर डी। तो इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इस kb को यहाँ पे लाएंगे एंड दिस होल टर्म को इस नीचे हम लोग ला देंगे। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या होगा, जो हमारा फाइनल इक्वेशन होगा दैट इज kf बाई kb इज इक्वल टू c टू द पावर c d इंटू d टू द पावर d डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर a इंटू b रेज टू द पावर b, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना के एफ बाई के बी, एक कांस्टेंट पे कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट ही होता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के सी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये हमेशा याद रखना, दिस इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ओके, सो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो कि इसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, फिर उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इन एक्सप्रेशन इन केमिकल रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो लिखना है। तो क्या होगा, फर्स्ट वन देखो H2 प्लस I2 ये इक्विलिब्रियम पे है 2HI। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, K स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारा HI। सो HI रेज टू द पावर, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है H2। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, सो दैट इज 1 इनटू आयोडीन का कोएफिशिएंट क्या है 1। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बी। सो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट पे प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम पे है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस केस में अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या होगा के। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन में अगर कोई भी सब्सटेंस मान लो कि ए है, ठीक है, अब ये सॉलिड स्टेट पे प्रेजेंट है तो सॉलिड स्टेट का जो एक्टिव मास है वो होता है 1, ये याद रख लेना। नेक्स्ट होता है अगर मान लो कि आपके पास प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड मतलब होता है वाटर, वाटर अगर लिक्विड स्टेट पे प्रेजेंट है उस केस में उसका वैल्यू जो है या उसका एक्टिव मास जो है वो होता है 1। तो देखो अगर मैं इस केस में एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट क्या होगा CO2, ठीक है, और उसका कोएफिशिएंट 1 है, देन कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बट यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 है और ये वैल्यू जो है 1 है, तो इसका नेट एक्सप्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, 3H2 प्लस 1 इनटू इक्विलिब्रियम पे 2NH3। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो दैट इज के एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है अमोनिया गैस दैट इज NH3, उसका जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 गैस, उसका स्क्वायर करेंगे सो दैट इज 3 इनटू N2 मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो N2 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है तो यहाँ पे 1। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन हो जाएगा
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। बेस्ड अपॉन दिस बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व तो करेंगे, बट उसका जो कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो आपको आना चाहिए। सो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी एक्सप्रेशन को किस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिससे कि हमें ये पता करना है कि इसका जो केसी वैल्यू है वो क्या होगा। अब कोई भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं के इक्यू, इक्यू रिप्रेजेंट योर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इंटू स्क्वायर ब्रैकेट वाई। स्क्वायर ब्रैकेट वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है इनका एक्टिव मास। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हो गया के इक्यू एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस में क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन होगा तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, के इक्यू। ठीक है, के इक्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट विल बी एक्सप्रेस एज केसी। और यहाँ पे केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, सिमिलर एज के इक्यू। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एक्स इंटू एक्टिव मास ऑफ वाई। तो यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर का मतलब क्या होता है, दैट इज एक्सप्रेशन इज केपी। ठीक है, अब ये केपी रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो इसी केपी को हम लोग इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे और इसका जो एक्सप्रेशन है वो पता करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे गैस के फॉर्म में। अब गैस के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होगा। तो ऑलरेडी हमने पार्शियल प्रेशर जो है वो गैसीय स्टेट में पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी केपी इज इक्वल टू, जो जनरल एक्सप्रेशन है दैट इज एक्टिव मास ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एक्स इनटू एक्टिव मास ऑफ वाई, राइट। तो अब यहाँ पे देखो ये जो सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनका पार्शियल प्रेशर गिवन है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर अगर गिवन है तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेशन ले सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग गैसीय स्टेट का जो टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, वहां से एक इक्वेशन लेते हैं। वहां पे क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। अब यहाँ पे P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। अब यहाँ पे देखो ये N बाई वी नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू सी आर टी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय R इंटू टी। अब यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स है वो आपको मैं क्लियरली यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन एंड P stands for partial pressure, R stands for ideal gas constant and T stands for your temperature, right? तो किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Z डिवाइडेड बाय RT, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ x डिवाइडेड बाय RT। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ y डिवाइडेड बाय RT, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म्स है ये कॉन्सेंट्रेशन पे है, तो कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर को इस टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो सेम इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था इसी को ही हम लोग लिखते हैं। सो दैट इज Kp इज इक्वल टू Z। Z का मतलब क्या होगा, यहाँ पे Z का मतलब होगा Pz डिवाइडेड बाय RT, राइट, डिवाइडेड बाय X। X का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, सो दैट इज Px बाय RT मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ Y का वैल्यू क्या होगा, Py पार्शियल प्रेशर ऑफ Y डिवाइडेड बाय R इंटू T। अब इसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग जो इक्वेशन है उसको लाते हैं, Pz इंटू RT डिवाइडेड बाय Px इंटू Py, राइट। तो यहाँ पे जो RT एक्सप्रेशन है वो इस टर्म पे यहाँ पे ला देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एक्सप्रेशन, Kp डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू Pz। Pz का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ Z डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ X इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Y। तो
कांस्टेंट बाय कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट ही तो होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि पी का एक्सप्रेशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, अगेन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। टिल देन थैंक यू गाइस।